जंतर मंतर से सारे विपक्ष के नेता इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जिस तरीके से 142 146 हो गया अब तो आंकड़ा, वो सांसदों का निलंबन किया गया इस बार संसद भवन से, उसको लेकर के सारी विपक्षी पार्टियां, इंडिया गठबंधन की तो सभी पार्टियां वहां पर मौजूद ही हैं, वो सब प्रदर्शन कर रही हैं आज जंतर मंतर पर। राहुल गांधी कह रहे थे कि देश में जबरदस्त बेरोजगारी है, महंगाई है, और इससे पहले भी वो ये कह चुके हैं कि भाई जो ये युवा नौजवान आए देश के अंदर, माफ कीजिएगा लोकसभा के अंदर, जिन्होंने लोकसभा के चेंबर में वो पीला धुआं छोड़ा था, ये भी बेरोजगारी और महंगाई की वजह से ही था। आज उन्होंने एक नई बात कही, उन्होंने कहा कि देश का जो नौजवान है वो बेरोजगार है, और इस कदर बेरोजगारी है कि हमने सर्वे कराया 7.5 घंटे तक देश का नौजवान जो है वो फोन पर, मोबाइल फोन पर समय बिताता है। राहुल गांधी ने बात अभी कही है, और उनका कहना है कि भाई 60% देश की आवाज मोदी सरकार ने बंद कर दी, जनता का मुंह बंद कर दिया जब उन्होंने सांसदों का निलंबन किया है तो। लेकिन जितनी पार्टियां आज इस वक्त जुटी हुई हैं जंतर मंतर पर, अभी प्रोटेस्ट के बहाने, प्रदर्शन के बहाने तो चलिए ठीक है, सब लोग एकजुट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सब लोग जो हैं जब चुनाव लड़ने की नौबत आएगी उस वक्त सीटों को लेकर कितना एकजुट हो पाए हैं, इस पर आज हम लोग अलग अलग बात करेंगे राज्यों के हिसाब से, क्योंकि अब वो लगभग आंकड़ा सामने आ चुका है कि कहां किस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटें मांग रही है, और सबकी कोशिश ये की कांग्रेस पार्टी को कम से कम सीटें दी जाए। इस पर आज कहानी कुर्सी की में हम लोग बात करेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। समीर जी स्वागत है आपका भी। प्रोफेसर संगीत रागी जी स्टूडियो में आ चुके हैं। तो पहले तो जो राहुल गांधी ने भी बातें कही, जरा उस पर हम बात कर ले। उनका डेटा जो था वो उनका हमने सर्वे कराया है, बेरोजगारी का आलम यह है 7.5 घंटे नौजवान फोन पर वक्त बिताता है। भाई मोबाइल फोन का यूज तो देश के अंदर बहुत बड़ा है, तो सरकार भी कहती है, सरकार अपनी वाहवाही के लिए कहती है कि भाई डेटा इतना सस्ता हो गया है तो इसलिए लोग उसको यूज कर रहे हैं। वो बेरोजगारी के एंगल से ये बात कह रहे हैं कि काम धाम नहीं है लोगों के पास, सब फोन देख रहे हैं इस वक्त, देश फोन देख रहा है केवल। हर्षवर्धन फोन तो मैं भी अभी देख रहा हूँ सर। नहीं, आप तो काम पर हैं। मैं इसलिए देख रहा था कि राहुल जी ने क्या क्या बोला है, जरा वो पॉइंट देख लिया जाए। तो मुझे लगता है एक तो ये कि राहुल जी अगर कह रहे हैं कि देश का नौजवान सिर्फ रील्स देख रहा है क्योंकि वो बेरोजगार है, तो सचमुच राहुल जी को जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, मोबाइल कंजम्पशन बहुत बढ़ा है, मोबाइल डेटा हमारे यहाँ दुनिया का सबसे सस्ता है, हमारी कंपनियां इतनी सक्षम है कि देश के हर हिस्से में वो जिसको कहते हैं ना कि अब वो वाला नहीं चलेगा कि टावर का नेटवर्क कितना है कितना नहीं है, अब तो फाइबर केबल बिछ गई है, ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंच गया है। यानी देश के हर हिस्से के जो युवा हैं उनको इंफॉर्मेशन का इतना बड़ा स्रोत मिल गया है कि उनको सब कुछ, पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर की पहचान, पास का होटल, रेस्टोरेंट, रोजगार कहां है, उसको काम कहां मिलेगा, कहां से कहां जा सकता है, वो सब वो कर लेता है। उसी पे फ्लाइट की बुकिंग कर रहा है। अभी इन महीनों में जब राहुल जी बात कर रहे हैं तो चूंकि छुट्टियां उट्टियां भी होने लगती हैं तो देश में सब एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं तो सब मोबाइल पे लगे हैं। अब तो हवाई अड्डे पे जाते हैं तो डिजी यात्रा है, तो उसी के जरिए चेक इन कर लेते हैं, तब भी मोबाइल देखते हुए जाते हैं। अब तो कोई प्रिंट वाला टिकट भी नहीं लेता, उस वक्त भी मोबाइल उसके हाथ में रहता है। इस देश में किसान खरीद बिक्री कर रहा है, एफपीओ के जरिए किसान खरीदता बेचता है इसी मोबाइल के जरिए, वो भी बेरोजगार नहीं होता। और जो रील्स देख रहा होता है ना राहुल जी, वो कई बार आपकी भी रील्स देख रहा होता है, किसी और की भी रील्स देख रहा होता है, वो भी सब बेरोजगार हो ऐसा नहीं है। और इसके भी आगे का एक है, इस मोबाइल के जरिए एक नई जमात पैदा हुई है, एक नया युवा उद्यमी पैदा हुआ है जिसको क्रिएटर बोलते हैं। वो कहीं से किसी जगह को दिखाकर, किसी बारे में बताकर, कोई फूड ब्लॉगिंग, कोई ट्रेवल ब्लॉगिंग, कोई एजुकेशन ब्लॉगिंग, कोई दूसरे तरह की चीजें वो भी कर रहा होता है, वो भी मोबाइल पे है। और आपने सबको मान लिया कि जो मोबाइल पर है वो बेरोजगार है, और वो सारे युवा नरेंद्र मोदी की वजह से। तो फिर आपको पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे का आंकड़ा पता होना चाहिए कि अक्टूबर में जो महंगाई दर है, जो FY23 की बात करें तो 3.2% आ गई। अब ये सब मैं आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं कि सचमुच राहुल गांधी को कई बार जब हम देखते हैं तो हर बार लगता है कि शायद इस बार वो कुछ थोड़ा सुधर कर आएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, आप ऐसी भूल मत कीजिए, मैं जैसा हूं बड़ी मुश्किल से बना हूं, मैं जस का तस रहूंगा। आज गंभीर मसला था, वो बात करते 142 सांसदों का निलंबन सचमुच गंभीर बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं कि 142 सांसद इस तरह से निलंबित किए जाए। लेकिन क्या ये साहस, ये आत्मबल है कि उपराष्ट्रपति का ऐसा मजाक बनाने के बाद वो इसको कह पाते? और मजाक चल रहा है संसद में कि भाई तुम अभी बचे रह गए हो क्या, जरा जाओ जल्दी से जाओ, निलंबित होकर आ जाओ।
और पहले दिन से कहा जा रहा है कि जो नियम शर्तें लगाई गई थी कि वेल में आए आप, प्लेकार्ड लेके घुसे, मजाक बनाया, सदन जो पीठ है उसके सामने बाधा बन गए, आप निलंबित हो गए। फिर भी आप वही काम कर रहे थे। इसका मतलब ये आपके पास मुद्दे नहीं है, वरना 74% प्रोडक्टिविटी वाले सेशन में विपक्ष वॉकआउट कर जाए, विपक्ष निलंबित हो जाए, चर्चा न करे, ये अच्छी बात तो नहीं है। अच्छा, वैसे राहुल जी पूरे देश की बेरोजगारी की बात वो कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए जो उनका अगला काम होने वाला है वो उन्होंने ढूंढ लिया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, उसमें प्रस्ताव ये रखा गया, उसमें राहुल गांधी के ऊपर चर्चा काफी देर हुई और ये प्रस्ताव रखा गया कि राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 वो निकालेंगे। अभी उन्होंने दक्षिण से उत्तर की यात्रा की थी, अब वो पूरब से पश्चिम की यात्रा करेंगे। इसकी शुरुआत वो पूर्वी भारत से करेंगे। और राहुल गांधी लेकिन सवाल ये उसमें उठाया जा रहा है, जो जानकार पूछ रहे हैं कि चुनाव से ऐन पहले राहुल गांधी यात्रा निकालेंगे तो सारी पार्टी तो उनके पीछे चल देगी, तो चुनाव की तैयारी कैसे होगी? राहुल गांधी चुनाव में 3 महीना पहले यात्रा शुरू करने वाले हैं, ऐसी खबर है अभी तक। प्रोफेसर साहब, देखिए, मेरे मुंह से एक शब्द निकल रहा है, मुझे लगता है उनको एक मानसिक क्रांति की जरूरत है। हर्षवर्धन जी बिल्कुल सही बोल रहे थे, इस गांव तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है और सरकार की ये मंशा है कि इस देश के सारे पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दें। मुझे कोई ऐसा गांव नहीं दिखता है जहां पर आज के दिन में मोबाइल टावर नहीं लगे हुए हों। तो जब इतना बड़ा क्रांति हो जाए, आपको इतना जब इंफॉर्मेशन हाईवेज खड़ा हो जाए आपके सामने, बच्चे हमारे जो हम पढ़ाते हैं क्लासरूम में वो हमसे पहले पढ़ करके आते हैं। आज के दिन में शिक्षक के सामने समस्या ये हो गई है कि इंफॉर्मेशन जो आपके पास पहले होता था वो ऑलरेडी बच्चे के पास है, आपसे ज़्यादा है, वो नए सवालों के साथ आपके सामने खड़ा हो रहा है। तो वाकई राहुल गांधी जी को इस बात की जानकारी शायद जिन्होंने भी दिया होगा, ये नहीं बताया होगा कि भाई इसका प्रयोग कई कामों के लिए लाया जाता है और सिर्फ रील देखने के लिए और फिल्में देखने के लिए, ये सिर्फ मनोरंजन का ये साधन नहीं रह गया है। आप कॉरपोरेट लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन में अपना सारा व्यवसाय उसी मोबाइल के सहारे कर रहे हैं और वो संख्या बहुत बड़ी है आज के दिन में। हमारे बच्चे जो हैं वो आज के दिन में जो कई शाम के जो क्लासेज होते हैं जी, आपको बड़ी हैरानी होगी। वो मैं कई बार देखता हूँ कि मेरा बेटा रात में सैटरडे को नहीं संडे को भी मोबाइल पे बैठा हुआ है। मतलब क्या है ये, क्या है? हमें भी गलतफहमी राहुल गांधी जैसी हो गई। उसने कहा हमारी मीटिंग चल रही है, ये हमारे बिजनेस मीटिंग होते हैं, हमारे क्लास के मीटिंग्स चल रहे हैं और वो हम संडे को भी करते हैं। बोला हाँ संडे को भी करते हैं। तो इसका दायरा बहुत बढ़ गया, बहुत विस्तृत हो गया है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि राहुल गांधी से ये अपेक्षा की जाती थी कि संसद में जो कुछ घटित हुआ उसको शुरू के दिन में उन्होंने एक त्वरित टिप्पणी की थी कि ये बेरोजगारी के कारण हुआ है जी। ये बहुत दुखद है। जब 2 डिजिट में बेरोजगारी थी तब तो ऐसा नहीं हुआ था। अब सिंगल डिजिट में भी लोएस्ट बेरोजगारी दर आज के दिन में आ रही है, 6.3 के आसपास है, तब वो आदमी कूद रहा है। ये तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन मैं बार बार एक चीज जिक्र कर रहा हूं, राहुल गांधी वामपंथी गिरोह के मानसिक घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपने देखा होगा आज के दिन में सीपीएम की क्या हैसियत है। राजनीतिक पूंजी और राजनीतिक वजूद यदि आप सीपीएम का देखें तो कुछ भी नहीं है, एक केरला तक सिमट करके रह गया। लेकिन राहुल गांधी के बगल में कौन बैठे हुए थे? सीताराम येचुरी बैठे हुए थे। ये बताने के लिए काफी है कि वो किन की बौद्धिक गिरफ्त में आ गए हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस के पुराने नेताओं से यदि आप बात करें तो आपको यही कहेंगे कि देखिए वो और कुछ था, कांग्रेस रास्ते से भटक गई है, पटरी से उतर गई है। ठीक है, इसलिए उनको कोई अपनी समझ नहीं आ रहा है। वो भारत के बारे में जो जैसे कोई भी चीज किसी को दे दे, एक अज्ञानी व्यक्ति को दे दें और उसे वो तुरंत लपक लेता है। जिसमें बौद्धिक क्षमता होती है पहले उसका गुण अवगुण का वो विश्लेषण करता है, वो काम के लायक है भी या नहीं लायक है, और तभी वो स्वीकार करता है।
अब जातीय जनगणना एक छोटा सा, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। उनके पिताश्री ने कहा था, उनके पूर्वजों ने कहा था कि इससे जातीय विद्वेष और जातीय संघर्ष, ये समाज बिखर जाएगा, ये देश बिखर जाएगा। कास्ट वॉर्स यूज किया था। कास्ट वॉर्स, ये सदन में कहा था राजीव गांधी जी। देखिए, राजीव गांधी की भलमनसता पर कोई शक नहीं कर सकता है, गलतियां हर व्यक्ति करता है, लेकिन उनके नियत में खोट आप नहीं देख सकते। तो वैसी स्थिति में अब आप अपनी चीजों को भी नहीं पढ़ते कि भाई इससे देश पर क्या खतरा होने वाला है, आने वाले दिनों में कैसे समाज। आज तो आप कह रहे हैं जातियों के नाम पर, आज आपको बहुत बुरा लग रहा है कि उपराष्ट्रपति ने अपनी जाति क्यों कर दी। आप समझ रहे हैं कल जातीय जनगणना होंगी तो सारे अपने अपने आप को बड़े बड़े नेता जातीय खूंटे से बंधे होंगे। ठीक है। कल जाकर के लालू प्रसाद यादव कहे तो वो जातीय अस्मिता लेकर के आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का समन हो जाएगा तो कहेंगे कि हमारे तो बनियों की अस्मिता पर प्रहार हो रहा है। कल किसी ब्राह्मण को यदि पकड़ा जाएगा, विकास दुबे को मारा गया या इनकाउंटर हुआ तो लोगों ने कहा कि ये तो ब्राह्मण समाज का प्रतीक बन जाए। तो ये किस प्रकार का राजनीतिक विमर्श इस देश में खड़ा होगा। लेकिन ये उनके लिए सहूलियत है, उनके लिए अच्छा है जो बेंग की तरह, एक कुएं के मेढक की तरह जो है एक दरबे में फंसे हुए हैं। ये क्षेत्रवादी पार्टियां जो हैं उस दरबे में है। दुर्भाग्य से कांग्रेस भी आज के दिन में क्षेत्रीय पार्टियां बन गई हैं और यही कारण है कि उस दरबे से बाहर निकल नहीं रही है। अच्छा, अभी आपने बात करी कि राहुल गांधी जो हैं वो वामपंथियों की मानसिक गिरफ्त में आ चुके हैं। उससे मैं वामपंथी बौद्धिक गिरोह बोलता हूँ। अच्छा। गिरोह शब्द नहीं तो ये जो आइडिया, ये तो सीडब्ल्यूसी में जो आइडिया आया, हालांकि इसकी चर्चा तभी हो गई थी जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कि दूसरा हिस्से में भी भारत की निकाली जाएगी। अब पूर्व से पश्चिम की यात्रा ये निकाली जा रही है, लेकिन चुनाव से इतना पहले आपको लगता है ये किसी पार्टी के लिए जो है फायदेमंद हो सकती है? देखिए, फायदेमंद हो सकती है, लेकिन आप राहुल गांधी की पहली यात्रा का भी जिक्र कर सकते हैं। पहली यात्रा राहुल गांधी ने जो की थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका राहुल गांधी को क्या फायदा मिला? मुझे लगता है राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के पहले एक खुद को, भारत को समझने के लिए भारत समझो यात्रा शुरू करना चाहिए। वो पहले भारत के गांव घूमे, जनता से संपर्क करे, जमीनी स्तर पर लोगों से मिले और समझे कि देश की जनता क्या चाहती है उनसे, कांग्रेस से उनको क्या उम्मीद है और देश की दिशा की ओर बढ़ रहा है। राहुल गांधी सिर्फ भारत यात्रा जोड़ो कर बताना चाहते हैं कि भाई मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं नफरत के बाजार में, जबकि देश आज बहुत आगे बढ़ चुका है। अब देखिए, लगातार राहुल गांधी की यात्रा रही, जिन राज्यों में गए कांग्रेस कहती है कि 4 सीटें हमने राहुल गांधी के कारण जीती, लेकिन प्रदेश का परिणाम क्या होता है? प्रदेश कांग्रेस हार जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का परिणाम क्या रहा? कांग्रेस हार गई। अब राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि आप पहले नॉर्थ ईस्ट का टूर कर लीजिए, उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश भी जाना है, आपको भी मध्य प्रदेश फिर जाना है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। तो चुनाव के समय आपको संगठन देखना है कि यात्रा करना है। किसी राज्य से आप एक बार घुस के निकल गए, किसी शहर से आप एक चक्कर मार के चले गए लोगों के साथ, उससे जनता आपसे जुड़ेगी नहीं। आपको जनता से जुड़ना तो पहले संगठन तो बनाइए जमीन स्तर पर। जमीन स्तर पर कांग्रेस का संगठन खत्म हो चुका है। राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, प्रभारी राज्यों में जाते नहीं है। आज 400 सीटें लड़ने के लिए कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। आधे से ज्यादा सीटों में कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाती है। आज कांग्रेस की यह स्थिति है कि दूसरे क्षेत्रीय दलों से वो सीट की भीख मांगने की स्थिति में आ गई है कि हमें 2 सीटें दे दो, 4 सीटें दे दो। क्षेत्रीय दल उसके लिए तैयार नहीं हो रहे। जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस को खाकर आज इतने बड़े पार्टी अपने राज्य के अंदर बन गई है, कांग्रेस उनके रहमो करम पर निर्भर हो गई है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट शुरू भी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर कोई नई जान फूंक लेंगे या कांग्रेस को वो जनता का संगठन बना लेंगे या जनता उससे जुड़ जाएगी। ठीक है, थोड़ा मीडिया कवरेज मिल जाएगा उनको, कुछ लोग होंगे वहां के स्थानीय लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे और सिर्फ कांग्रेस के नहीं, कई ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिन्हें फोटो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, राहुल गांधी के साथ चलेंगे तो फोटो खिंचवा लेंगे। मुझे लग रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस को कोई बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला है। बेहतर है वो अपने संगठन को मजबूत करने को ज्यादा ध्यान दें। अब जरा जिन राज्यों से राहुल गांधी की अगर ये यात्रा अभी शुरू होने वाली अगर होती है तो जिन राज्यों से गुजरेगी उनको वहां पर उनके साथियों को पसंद आएगी क्या? जैसे बंगाल से अगर निकलेगी तो ममता बनर्जी क्या बड़ी भलमनसाहट से भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी की यात्रा को देखेंगी या वो बिहार में जब चलेंगे तो लालू यादव को क्या वो पसंद आएगा? देखिए, ममता बनर्जी और केजरीवाल ने तो राहुल गांधी को निपटाने की व्यवस्था कर दी। इंडिया गठबंधन में ही उनको निपटाने की व्यवस्था उन लोगों ने कर दी। दूसरी बात, जब वो जिक्र करते हैं ऐसा तो
एक ढंग से जब खड़गे का नाम आता है तो एक ढंग से क्या है, वो तो खड़गे दलित नेता कोई पैन इंडियन तो है नहीं, यदि हैं भी जिनकी उनकी स्वीकार्यता है तो दक्षिण राज्यों में ज्यादा है। और दक्षिण राज्य के ये सारे क्षत्रप जो है कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस वहां प्रसार हो, कांग्रेस का उस एक्सपेंशन हो। जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा कांग्रेस पार्टी का उतना उनके लिए भला होगा। तो एक ढंग से अरविंद केजरीवाल ने ऐसी शतरंज की बाजी चली कि जो ना कांग्रेस पार्टी को निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अच्छा ठीक है, जरा बिहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार भी राहुल गांधी की यात्रा के रास्ते में पड़ेगा। लेकिन अभी जो खबर गठबंधन की बैठक से भी निकल करके आई कि नीतीश कुमार बड़े नाराज हो गए इस बात पर, जो आपने जिक्र किया ना, जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया गया, पसंद नहीं आई उनको ये बात कि भाई क्योंकि नाम तो उनका चलता था, कन्वीनर को लेकर के आपको नीतीश जी की बात नहीं कर रहा है, तो वो उनको बात अच्छी नहीं लगी। राहुल गांधी ने उनको फोन किया है बैठक के बाद, इस बात की चर्चा है, फोन किया है, मीडिया में भी खबरें थी कि उनके नाम की नाराजगी को लेकर के बहुत लोग बातें कर रहे थे मीडिया में। अब उनकी बातचीत में जो भी जिक्र रहा हो, लेकिन यह बात हुई कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन किया। बिहार में अगर आप सीटों के बंटवारे की स्थिति इस वक्त देखिएगा तो 40 सीटों में से जेडीयू के पास महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन सबसे छोटी पार्टी वो आरजेडी के बाद इस वक्त 44 सीटों वाली पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। अगर डिमांड की बात करें, जेडीयू की सबसे ज्यादा सीटों की मांग है। जो खबर है वो कह रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने 20 सीटों की डिमांड रखी है कि भाई 16 तो हमारे सिटिंग सांसद हैं, इनको तो हमको टिकट देना ही है, इन सीटों पर तो हमारी दावेदारी बनती है, भले आप तब भाजपा के साथ मिलकर के लड़े थे। आरजेडी कह रही है हम 18 सीट लड़ेंगे, जिनका एक भी फिलहाल सांसद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर है। तो ये परेशानी है असली राहुल गांधी की। उनकी अपनी पार्टी की बात करें तो वो 10 सीट मांगते हैं, एक सीट है उनकी फिलहाल, वो 10 सीट मांग रहे हैं बिहार जैसे राज्य के अंदर। इन मुद्दों पर राहुल गांधी को फिलहाल ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यात्रा से उनको जो हासिल होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये बंटवारा कैसे हो। अंदर की बात कह दूं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, एक पूर्व अध्यक्ष 4-5 दिन पहले हमसे मिले थे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि पहले तो 10 सीटें तो ये मांग रहे हैं ऐसे। हमने कहा पहले हम लोग 6 सीटें मांग रहे थे, अब 3 भी दे दे तब भी मुश्किल है। ये मैं ऑथेंटिक किसी के सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमसे मिलने आए थे, यहीं पर मिले हम लोग। और आपने राज खोल दिया आप? नहीं, वो भूतपूर्व में तो बहुत सारे हैं ना, ये अच्छा। राज नहीं खोला है कि कौन है। ठीक है, अच्छा ठीक है, पुराने वाले वो मैंने बचा करके रखा है। अच्छा ठीक है, जेडीयू 20 सीट लड़ना चाहती है बिहार के अंदर। नहीं, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा संदर्भ के साथ समझे तो पहले तो ये कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एस्केप रूट है, जिसको कहते हैं ना कि आप सीधे रास्ते नहीं चल सकते, काम नहीं कर सकते, अच्छे हाईवे के ड्राइवर नहीं है तो कहते हैं जहां कम रफ्तार वाली गाड़ियां चल रही हों वहां चल के निकल जाते हैं, धीरे धीरे इसे ही पहुंचेंगे। अब उसमें आप रास्ता गलत चुन रहे हैं और उसके बाद कहें कि बड़ा टाइम लग गया, तो फिर इसके लिए दोषी कौन है? भारत जोड़ो यात्रा के अपेक्षित परिणाम पार्ट 1 के नहीं निकले। पार्ट 2 सिर्फ और सिर्फ इस गठजोड़ के दौर में राहुल गांधी की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कांग्रेस कर रही है। जब खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया गया था तो अध्यक्ष को बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन उनको पता था कि बनाना तो हमको अपने नेता राहुल गांधी को। तो ये एक बड़ा संकट है जो विद इन कांग्रेस है। अब बात करें कि बिहार, बंगाल या ऐसे राज्यों में जाएगी तो क्या होगा। अब नीतीश कुमार जी भी आज की तारीख में क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि वो कहेंगे कि हमको 16 सांसद दे दो, 20 सांसद दे दो, 15 सांसद दे दो? उनकी तो अपनी पार्टी के सांसद खुलेआम विद्रोह कर रहे हैं और वो उनके खिलाफ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि जमीन सबकी हिली हुई है। मजबूत जमीन पर कौन है? जिसकी एक भी सीट नहीं है, और वो है राष्ट्रीय जनता दल। बिना किसी बहस के आज की तारीख में अगर 2 पार्टियां बिहार में जो मजबूत हैं तो एक का नाम है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल अपने हिस्से में से कुछ देने को तैयार है? क्योंकि वो अगर 20 सीटें मांग रहा है तो बिल्कुल दुरुस्त मांग रहा है कि 20 सीटें तेजस्वी यादव और लालू यादव की अगुवाई वाली पार्टी को मिलनी चाहिए। उनके पास मतदाता समूह है, उनके पास वो लड़ने की ताकत है, और सबसे बड़ी बात वो अपनी जगह मजबूती से खड़े। नीतीश जी की तरह नहीं है कभी इसके भरोसे कभी उसके भरोसे, पैरालिसिस वाला मसला नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी उसके बीच में कहां खड़े होंगे? वहीं खड़े होंगे जहां 2020 विधानसभा थी कि तेजस्वी यादव को कहना पड़ा कि भैया राहुल जी की सभाएं कम कराओ, नहीं तो जो थोड़ा बहुत प्रोस्पेक्ट बन रहा है वो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे लगता है कि वहां पर जाकर कांग्रेस अपनी इज्जत बचाएगी, किसी तरह यात्रा निकल जाए, लालू जी का जगह कहीं आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम हो जाएगा, कुछ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी जुड़ जाएंगे।
जनता दल यूनाइटेड के लोग इस यात्रा का टुकड़ों टुकड़ों में विरोध करेंगे। मैं इसको कहानी कुर्सी के शो पर कह रहा हूं, लिख कर ले लीजिए। बिहार में जब राहुल जी की यात्रा जाएगी तो कई सांसद और कई विधायक जनता दल यूनाइटेड के इसके विरोध में बयान देंगे। हो सकता है कहीं कहीं वो कुछ और भी करें। नहीं, इस वक्त अगर आप कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम अगर उठाते हैं तो सीधा सीधा एक ही मंशा होनी चाहिए ना, वोट। इस यात्रा से सीधा वोट डिलीवर होगा क्या, यह सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने होना चाहिए। तब तो आप इतना बड़ा काम अपने जिम्मे लीजिएगा। नहीं तो आप राहुल गांधी को कुछ भी कहिए, उनके सबसे बड़े नेता इस वक्त हैं, सबसे बड़े कैंपेनर उनके हुए हैं, आप राहुल गांधी को यात्रा में लगा देंगे। देखिए, ये जो शुरू में ऐसा था कि गांधी परिवार यदि निकलता है तो वो आकर्षण का केंद्र होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी वोटों में तब्दील नहीं हुआ। आप प्रियंका गांधी वाड्रा का आपने देख चुके हैं कि आप पिछली बार लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उनकी बहुत सारी रैलियां हुई थी, बहुत सारे जगह वो घूम घूम करके गई थी। उसका परिणाम क्या निकला आपको पता है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ जो मेरे मित्र पहले कहे कि भाई अपेक्षित परिणाम तो पहले भी नहीं निकला था जी। आप तेलंगाना से बाहर नहीं गए, तेलंगाना में इस बार वो जीत गए, उसके कारण कुछ और है। लेकिन तेलंगाना से जब उनकी यात्रा गुजरी थी उसके बाद उपचुनाव वहां पर, तो उपचुनाव वो हार गए थे। आप छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को बहुत जोर जोर से उभारा था और उनको लगता था कि यहाँ हम चूंकि जीतने की संभावनाएं इस बार हमारी बड़ी है, लेकिन आपने देखा वो तीनों जगह मोदी की गारंटी ने उनको परास्त कर दिया। तो ये जो है कि हम यात्रा कर देंगे और लोग सड़कों पर आकर के, और हमसे एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया पर मैं रिएक्शन देख रहा था, 20 साल के बाद राहुल गांधी को ये समझ में आया कि भारत जोड़ने की यात्रा, अरे आज जब भारत विस्तार की योजना चल रही है, भारत को मजबूत करने की बात कर रही है, तो वो भारत जोड़ो चलने की, पता नहीं उनको कहां से ये सूझ आ रही है। अच्छा, चलिए ठीक है।